जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपना चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज मैथ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज। चतुर्भुज इसके बारे में हम बेसिक जानकारी लेंगे, फिर इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे उसको लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज, चतुर मतलब होता है चार और भुज मतलब भुजा। जिसमें चार भुजा हो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम चतुर्भुज बोलते हैं। ये आपका रहा। अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, इसको डी मानते हैं, तो ये इसमें चार भुजा है। ए बी एक भुजा हुआ, बी सी एक भुजा हुआ और सी डी एक भुजा हुआ, चार भुजा हुआ, चतुर्भुज हो गया। अब चतुर्भुज के ये जो होता है अंदर जो होता है इसको हम बोलते हैं अंधकोण। अंदर वाले को इसको क्या बोलते हैं? अंधकोण। इसको बोलेंगे अंधकोण। तो चतुर्भुज के चारों अंधकोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए कि चतुर्भुज के कुल अंत कोणों का योग जो होता है वो होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज में कुल 4 अंतकोण होते हैं, उसके अंदर 4 अंतकोण होते हैं। एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो कुल 4 हुआ, तो 9 चौका 36 यानी 360 डिग्री हुए। आगे चलिए इसके बारे में और जानने के लेते हैं। चतुर्भुज जो होता है ये कई प्रकार का होता है। तो पहला हम लेते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ये होगा आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? सम मतलब बराबर, चतुर मतलब चार, भुज जिसका चारों भुजा बराबर उसको हम क्या बोलेंगे? समचतुर्भुज बोलेंगे। देखिए, सम मतलब बराबर और चतुर मतलब चार, भुज मतलब भुजा जिसकी चारों भुजा बराबर उसको हम समचतुर्भुज में। जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे हम सम चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम सम चतुर्भुज कहते हैं, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। अब देखिए जैसे हम ले लेते हैं, ये आपका हो गया, ये रहा आपका वर्ग। वर्ग में चारों भुजा जो होता है इसको ए मान लेते हैं, इस भुजा को बी ए मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं। ये है आपका वर्ग। अब वर्ग जो है, वर्ग में भी तो चारों भुजा एक समान होते हैं, तो वर्ग भी तो समचतुर्भुज हुआ। क्योंकि समचतुर्भुज का परिभाषा है, समचतुर्भुज का परिभाषा है कि जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे समचतुर्भुज होता है। तो वर्ग का भी तो सभी भुजा बराबर होता है, तो वर्ग भी क्या हुआ? वो भी एक तरह का समचतुर्भुज हुआ। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर देंगे, इसका दोनों इधर से पकड़ेंगे कान और ऐसे खींचेंगे तो ऐसे बन जाएगा। ये हो गया आपका समचतुर्भुज, ये हो गया आपका समचतुर्भुज। ये क्या हो गया? समचतुर्भुज हो गया। और इसका जो विकर्ण है, जैसे इसमें भी दो विकर्ण होता है वर्ग में, वैसे इसमें भी दो विकर्ण होगा। अब ये होगा ए, यानी ये भुजा यहाँ से यहाँ ए सेंटीमीटर होगा, ये भी ए सेंटीमीटर होगा, ये भी ए सेंटीमीटर होगा, ये भी ए सेंटीमीटर होगा, यानी भुजा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये विकर्ण जो है ऐसे ऐसे इसको खींचेंगे तो ये विकर्ण बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। इसको D1 मानते हैं, इसको D2 मानते हैं, विकर्ण को D1 D2 मानते हैं। इसको भी हम D1 और इसको D2 मानते हैं। तो खींचेंगे तो D1 जो है विकर्ण ये बड़ा हो जाएगा, D2 छोटा हो जाएगा। तो ये समचतुर्भुज है। वर्ग को अगर इसके कान तक खींचेंगे अगर ऐसे, तो ये क्या होगा? समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। जब वर्ग समचतुर्भुज होगा तो आयत भी समचतुर्भुज होना चाहिए ना। तो देखिए अब ये आयत रहा आपका, आयत है। आयत का भी अगर कान था कि हम खींचेंगे, आयत का भी कान था कि खींचेंगे तो ये भी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा।
लेकिन देखिए यहाँ पर सम चतुर्भुज की परिभाषा है जिसकी सभी भुजा बराबर, लेकिन आयत के सभी भुजा बराबर नहीं होता है। ये लंबाई जो होता है, ये लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होता है। यानी इसकी चतुर्भुज की परिभाषा, सम चतुर्भुज की परिभाषा है कि चारों भुजा बराबर होना चाहिए। तो वर्ग का चारों भुजा बराबर, तो इसलिए वर्ग एक सम चतुर्भुज हुआ। लेकिन आयत सम चतुर्भुज है क्योंकि उसके चारों भुजा बराबर नहीं होते। चलिए क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। देखिए ये आपका हो गया वर्ग, और इसको हम ऐसे खींच दिए, इसका सिर्फ रूप चेंज कर दिए, तो ये हो गया वर्ग, और ये हो गया सम चतुर्भुज। ये हो गया सम चतुर्भुज, ये वर्ग हो गया, ये सम चतुर्भुज हो गया। तो वर्ग सम चतुर्भुज जब जिसकी इसकी भी चारों भुजा बराबर है, तो ये सम चतुर्भुज भी होगा, तो ये भी बराबर बराबर होगा। अब रहा ये आपका D1 हो जाएगा, D2 हो जाएगा, इसका विकर्ण होता है। इसका भी विकर्ण जो होगा ये वाला, ये भी D1 हो जाएगा एक, ये D2 हो जाएगा। तब जब दोनों समान है तो दोनों का क्षेत्रफल भी तो समान होगा, तो क्षेत्रफल भी समान हो जाएगा। इसका आपका क्षेत्रफल जो होता है, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो आपको पता है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2। क्या होता है? D1 गुणे D2। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे D1, मतलब एक विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, यानी दोनों विकर्ण का गुणा करके हम और आधा कर देंगे तो वो सम चतुर्भुज का क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा। वैसे वर्ग में भी ये सम चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल हम निकालते हैं, इसका अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे? 1/2, अगर ये D1 गुणे ये D2, यानी दोनों विकर्ण का गुणनफल आधा कर देंगे। उसे ही वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये भी होना चाहिए। तो वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, ये 1/2 गुणे D1, ये D1 गुणे D2। तो आप याद रखिएगा कि सम चतुर्भुज वर्ग ही होता है, और वर्ग का क्षेत्रफल भी होता है 1/2 गुणे D1 गुणे D2। और भी होता है भुजा स्क्वायर भी होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर भी होता है। लेकिन ये भी होता है जब सम चतुर्भुज वर्ग होता है तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल दोनों एक ही जैसा होगा, तो एक ही होगा। वर्ग का भी क्षेत्रफल 1/2 D1 गुणे D2 से निकालिएगा तो वही आएगा जो भुजा स्क्वायर से निकालिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये वर्ग है, अगर ये वर्ग है, मान लीजिए ए है, यानी चारों भुजा इसके बराबर है, तो ये वर्ग हुआ। अब वर्ग के ये जो भुजा इसके मध्य बिंदु यहाँ, ये भुजा के मध्य बिंदु यहाँ, इस भुजा के मध्य बिंदु यहाँ, और इस भुजा के मध्य बिंदु यहाँ, यहाँ सब मिला देंगे। इसको ऐसे मिलाएंगे, इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, तो ये आपका वर्ग है। और जो इसके मध्य बिंदु, भुजा के मध्य बिंदु से जो मिलाएंगे ये भी वर्ग ही होगा। याद रखिएगा कि वर्ग के भुजा के मध्य बिंदु से अगर एक रेखा खींचेंगे और मिलाएंगे तो वही वर्ग ही होगा। अगर मान लीजिए कि ये आपका रहा, इसको बढ़ा दिए कान खींचकर, ऐसे कर दिए, तो ये हो गया का सम चतुर्भुज हो गया। सम चतुर्भुज का ये भी इसका भुजा बराबर है। अगर इसके मध्य यहाँ पे ये हो गया आपका सम चतुर्भुज। अब सम चतुर्भुज के ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे और ऐसे मिलाएंगे, तो ये वाला जो होगा ये वर्ग होगा। आप याद रखिएगा कि अगर वर्ग के भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने पर जो आकृति बनती है वो वर्ग होती है, लेकिन सम चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो आकृति बनती है वो भी क्या होती है? वर्ग होती है। वर्ग में वर्ग बनेगा, सम चतुर्भुज में वर्ग बनेगा, क्योंकि सम चतुर्भुज वर्ग ही होता है, इसलिए वर्ग ही बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है समानांतर चतुर्भुज।
समानांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे को काटती ना हो, जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे को काटती नहीं, उसको हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। लिख लीजिए यहाँ पर, जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे को न काटती हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, अब एक हो गया ए वर्ग, ये आपका रहा वर्ग, और एक हो गया आयत। अब देखिए, वर्ग को तो हम बताए थे कि वर्ग जो होता है समचतुर्भुज होता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे को न काटती हो। ये दो भुजाएं, कोई भी दो भुजा लीजिए, जिसकी कोई दो भुजा, एक ये भुजा ले लीजिए, इसको बढ़ाएंगे आगे, इसको भी बढ़ाएंगे, नहीं काटेगी, इसको अगर बढ़ाते हैं, इसको भी बढ़ाते हैं, जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे को न काटती हो, ये दोनों भुजाएं, कोई भी दो भुजा एक दूसरे को नहीं काटती है, तो वर्ग में भी दो अगर भुजा लेते हैं तो ऐसा बढ़ाएंगे तो नहीं काटेगी, इधर से भी बढ़ाएंगे तो नहीं काटेगी, इसको अगर डॉट बढ़ाते हैं तो जाएगा आगे, लेकिन काटेगा नहीं, समानांतर होगा। समानांतर चतुर्भुज में दो भुजा समानांतर हुआ जो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हो, तो वर्ग भी समानांतर हो सकता है क्या? आयत में भी वैसी है, अगर दो भुजा को आगे बढ़ाएंगे तो कभी नहीं एक दूसरे को काटेगी, इस दो भुजा को अगर बढ़ाते हैं आगे तो कभी एक दूसरे को नहीं काटेगी। लेकिन ये जो है समचतुर्भुज है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको मिलाते हैं, दोनों इसके विकर्ण को मिलाते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 डिग्री का, और यहाँ भी 90 डिग्री का। इसलिए, और ये भुजा जो सामान्य होता है, सबका भुजा बराबर होता है, इसलिए 90 डिग्री कोण बनने की वजह से ये समचतुर्भुज में आ जाता है, समचतुर्भुज में आ जाता है, समचतुर्भुज में आ जाता है, ये समचतुर्भुज कहलाता है। लेकिन आयत में क्या है? आयत में अगर इसके विकर्ण को मिलाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। इसलिए ये क्या हो गया? ये आपका समानांतर हो गया, समानांतर चतुर्भुज हो गया, क्योंकि समचतुर्भुज की परिभाषा है कि इसकी सभी भुजा बराबर हो और विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता हो, तो वो समचतुर्भुज होता है। समानांतर में क्या होता है कि जिसकी कोई भी दो भुजा एक दूसरे को न काटती हो, यानी दो भुजा समानांतर हो, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हो, तो इसका भी दो भुजा समानांतर एक दूसरे को नहीं काटेगा, इधर से भी इसका दो भुजा समानांतर, लेकिन इसका विकर्ण मिलाने से 90 डिग्री कोण बनता है, इसलिए समचतुर्भुज हो गया। और ये आयत जो है, ये आयत है जो, ये हो गया समानांतर चतुर्भुज। चलिए आगे देखते हैं। जब ये आयत जो हो गया, ये आयत हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज। जब आयत हो गया समानांतर चतुर्भुज, देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे कान खींचेंगे तो ये ऐसे बढ़ जाएगा, तो ये एल है, मान लीजिए एल है और बी है, तो ए बी होगा, तो ऐसे ऐसे जितना आएगा ये डॉट डॉट करेंगे अगर, ये सारे बी होंगे, तो यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ये हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज। ये हो गया आयत और ये हो गया समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज। तो पता है आपको कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो इसका भी क्षेत्रफल होगा। तो आयत का क्षेत्रफल आपका, हमको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल होता जो होगा वही आपका समानांतर चतुर्भुज का होगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? चतुर्भुज। आयत का क्षेत्रफल होता है आपका, ये आयत रहा, अगर आयत रहा, ये अगर एल है, अगर ये बी है, तो आयत का क्षेत्रफल जो होगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा एल गुणे बी। ऐसे इसको जो हम समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे बना देंगे, तो ए जाएगा एल रहेगा, ये बी रहेगा,
यहाँ से लंब खींच देंगे तो ये भी होगा, तो यहाँ सामने वाला भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल जो होगा, इसका क्षेत्रफल आपका हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई, और इसका भी क्षेत्रफल आपका हो जाएगा आधार गुणे ऊंचाई। तो दोनों का क्षेत्रफल एक समान होगा। अब देखिए आइए बताते हैं, ये समानांतर है, ये समानांतर चतुर्भुज है, ये समानांतर चतुर्भुज है। अगर यहाँ पर हम बनाते हैं इसके मध्य बिंदु को, इसके भुजा के मध्य बिंदु को एक दूसरे से मिलाने से यह है समानांतर, समानांतर चतुर्भुज है। और इसके मध्य बिंदु को इसके भुजा के मध्य बिंदु से एक मिलाते हैं तो ये बनेगा, ये भी, ये जो आकृति बनेगा ये भी समानांतर होगा, समानांतर होगा, ये समानांतर चतुर्भुज होगा, समानांतर चतुर्भुज। याद रखिए कि समानांतर, समानांतर के भुजा के मिलाने से जो आकृति बनती है वो भी समानांतर चतुर्भुज होती है। अगर आयत करें, ये आयत अगर मिलाते हैं, ये रहा आयत, और आयत के मध्य बिंदु को अगर मिलाएंगे, भुजा के मध्य बिंदु को मिलाएंगे ऐसे ऐसे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया आयत। तो आपको तो पता है कि आयत समानांतर चतुर्भुज होता है, तो ये तो मिलाने पर समानांतर चतुर्भुज होना चाहिए, लेकिन ये समानांतर नहीं होगा, ये आकृति समानांतर, क्योंकि अगर इसके विकर्ण को हम मिलाते हैं ऐसे तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए जब 90 डिग्री का कोण बनता है तो ये क्या हो जाएगा आपका सम चतुर्भुज हो जाएगा। याद रखिएगा ये सम चतुर्भुज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। तीसरा रहा आपको, तीसरा होता है आपका समलंब, समलंब चतुर्भुज। क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। समलंब चतुर्भुज का क्या है कि जिस चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर तथा दो असमानांतर हो उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कह रहे कि समलंब चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसकी दो भुजा समानांतर हो और दो भुजा असमानांतर हो, उसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये दो इसका भुजा हो गया, ये दोनों क्या है, समानांतर है, एक दूसरे के समानांतर है। और एक और भुजा यहाँ से हम खींच देते हैं, यहाँ से एक ऐसे मिला देते हैं इसको, और एक ऐसे मिला देते हैं, ये हो गया असमानांतर। क्योंकि ये आगे मिलाएंगे ऐसे इसको, ये भी आगे इधर से जाएगी तो एक दूसरे को काट देगी तो असमानांतर होगी। जो भुजा एक दूसरे को काट देती है असमानांतर होती है, जो नहीं काटती है वो समानांतर होती है। ये दोनों भुजा को अगर आगे हम मिलाएंगे, इसको और इसको कभी भी मिलाएंगे आगे इधर, अगर इधर आगे मिलाएंगे तो कभी नहीं जाके मिलेगी, तो समानांतर हो गया। और दोनों ये भुजा जो हो गया असमानांतर, क्योंकि दूसरे काटती है। अगर इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी डी, और यहाँ पे एक लंब डाल देते हैं, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको ए मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक को बी मानते हैं, और इसको हम एल मानते हैं, तो देखिए समानांतर चतुर्भुज का जो होता है, सॉरी समलंब का जो होता है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका 1/2 ए प्लस बी, यानी दो समानांतर भुजाओं का योग, ये समानांतर भुजा और ये समानांतर भुजाओं का योग। अगर ये 5 है या 10 है तो 5 है 10 15 हो जाएगा। और गुण एल, एल मतलब इसका ये जो है ऊंचाई। तो ये आप इतना याद रखिएगा। एक बात और याद रखिएगा, समानांतर चतुर्भुज में एक बात याद रखिएगा, अगर ये समानांतर चतुर्भुज है, आयत जो है ये समानांतर चतुर्भुज है, अगर ए भुजा ए है, बी है, सी है, डी है, तो याद रखिएगा ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री होगा। यानी समानांतर चतुर्भुज में याद रखिएगा कि दो लगातार भुजाओं का योग 180 डिग्री होता है। जैसे ए बी कोण ए लीजिएगा आप प्लस कोण बी लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। उसी तरह कोण बी लीजिएगा आप
बी के बाद आप ये ले सकते हैं, कोण डी लीजिएगा तो भी 180 डिग्री होगा। यानी लगतार दो भुजाओं का लगतार योग जो होता है, दो कोणों का योग होगा, लगतार दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ए बी, बी डी, डी सी, सी ए, ये क्या होगा सब 180 डिग्री ये होगा।